नमस्कार। जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री वाले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी यूजीसी नेट के एग्जाम को डेडिकेट रहेगी पूरी क्लास। इसमें साथियों ये एक सीरीज है। इस सीरीज में हम लगभग 1000 यानी कि 1000 टॉप क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे लाजवाब और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो मेरा आप सभी से एकदम विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल लीड पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और क्लास को बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ देखे। और जहां भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और आज की सीरीज का बढ़िया आनंद लें। तो हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि मेरे सामने स्क्रीन है तो मैं उसमें देख के बताऊंगा और आपको ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर बाकायदा दिख जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सीरिया के सम्राट कौन, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था। यानी कि जो सीरिया के सम्राट थे उनके राजदूत के रूप में जो बिंदुसार थे उनके राज दरबार में कौन आया था। तो चार में ऑप्शन बताता हूं। पहला है क्लाडियस, पहला ऑप्शन है क्लाडियस, दूसरा है डायमेकस, तीसरा है डायोडोरस और चौथा है डायोनियस। तो पहला एक बार और ऑप्शन बताता हूं मैं कि प्रश्न क्या था कि सीरिया के शासक का राजदूत बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, उसका हमें नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लाडियस आया था क्या, दूसरा आया था डायमेकस आया था क्या, तीसरा आया था डायोडोरस आया था क्या और चौथा आया था डायोनियस आया था क्या। मतलब इनमें से कौन आया था। तो बताओ, आपके पास है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 और 5। तो अब मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं कि इसका उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा बी वाला, यानी कि दूसरे नंबर का इसका उत्तर होगा कौन आया था, डायमेकस आया था। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त के निम्न में से कौन से अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। यानी कि समुद्रगुप्त का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि दी गई है, यानी कि उसको परम भागवत नाम से पुकारा गया है। उस अभिलेख में उसका वर्णन हमें परम भागवत नाम से मिलता है। तो अभिलेख का मैं नाम लूंगा, इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के इसका उत्तर आप दीजिएगा। पहला ऑप्शन है गया ताम्रपत्र अभिलेख, दूसरा है नालंदा ताम्रपत्र में, तीसरा है एरन स्तंभ लेख में और चौथा है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। तो इसमें से एक बार और मैं वापस ऑप्शन रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन क्या होगा, गया ताम्रपत्र लेख, फिर आएगा नालंदा ताम्र लेख और फिर आएगा एरन स्तंभ लेख और फिर आएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख। मतलब 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसमें से आपको उत्तर छांटना है। तो आपके पास फिर 5 सेकंड में आपको देता हूं। हाँ, तो अपना प्रश्न क्या था कि समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में परम भागवत की उपाधि दी गई है, परम भागवत नाम से पुकारा गया है। तो इसका उत्तर 2 आएगा, ए और बी। यानी कि ताम्रपत्र लेख, उसमें भी समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है, तो समुद्रगुप्त को बोला गया परम भागवत। और बी वाले ऑप्शन यानी कि नालंदा ताम्रपत्र में, इसमें भी क्या बोला गया है, समुद्रगुप्त को परम भागवत। इस प्रकार अपना एक ये क्वेश्चन होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है। यानी कि निम्नलिखित में से कहां पर सबसे विशाल, यानी कि कौन से सबसे विशाल जैन प्रतिमा है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूं। प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे विशाल जैन प्रतिमा है। तो अब जैन प्रतिमा में 4 ऑप्शन देता हूं आपको, आप आंसर बताइएगा। पहला है श्रवण बेलगोला की गोमटगिरी की एकाश्म प्रतिमा, यानी कि श्रवण बेलगोला में जो स्थित है भगवान गोमटगिरी में भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा। फिर एक और आई ग्वालियर के पार्श्वनाथ की प्रतिमा,
यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित पार्श्वनाथ की प्रतिमा, या उदयगिरी गुहा की जैन प्रतिमा, यानी कि उदयगिरी की गुफा में स्थित भगवान जैन मतलब महावीर की प्रतिमा, या भोजपुर की पार्श्वनाथ की प्रतिमा, यानी भोजपुर में स्थित पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की जैन प्रतिमा। इन चारों में से कौन सी सबसे विशालकाय प्रतिमा है? तो इसका उत्तर आप दीजिएगा हमें, हम आपको देते हैं 5 सेकेंड। तो प्रश्न था आपने सबसे बड़ी जैन प्रतिमा कहाँ है? तो सबसे बड़ी जैन प्रतिमा उत्तर है ए वाला, यानी कि श्रवण बेलगोला में या गोमटगिरी में स्थित एकाश्म प्रतिमा, यानी कि श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की जो विशालकाय प्रतिमा है वही सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमा है जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ने आदेश दिया क्या? सुल्तान ने, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं और लगातार आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। सुल्तान ने आदेश दिया वहां जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन किस सुल्तान ने कहा? जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया, यानी कि इसमें सीधी सीधी बात बोली गई टैक्स की, यानी कि पहले जमीन की नपाई करो, नपाई करने के बाद में ये पता करो कितनी भूमि पर फसल हो रही, यानी कि कृषि हो रही, और उस आधार पर क्या करो, टैक्स जमा करो। तो इस प्रकार का कथन किस सुल्तान का था? तो सुल्तानों का मैं कुछ नाम लेता हूं। अब पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। यानी कि भूमि की नपाई के आधार पर टैक्स देना कौन से सुल्तान का ये कथन था? तो पहला सुल्तान कौन होगा? इल्तुतमिश, दूसरा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा होगा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा होगा फिरोज शाह तुगलक। बताइए कौन सा उत्तर आएगा इसका? तो सीधी सिंपल बात ये, इसका उत्तर आएगा 2 नंबर वाला, यानी कि इसमें आपको प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो इसमें देखेंगे अपन 2 नंबर वाला, जो 2 नंबर जिसमें संख्या लिखा है 3 के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी, तो उत्तर इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये व्यवस्था लागू की थी, या उनका ये कथन था। आगे बात समझ लो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेखक के स्त्रोतों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, एक साइड लेखक लिखा रहे, फिर उनका स्त्रोत यानी कि कौन सी पुस्तक उनने लिखी और उसका जोड़ा अपन को देखना है ना? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि अपने को उत्तर गलत ही इसका उत्तर होगा, यानी कि जो गलत होगा ये इसका उत्तर होगा। आगे बात समझ में, तो अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद, इनकी एक तबकात अकबरी। दूसरा है मोहम्मद काजिम मुंतखाब उल लुब्बाब। तीसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा। केवल राम तजकीरत उल उमरा, यानी कि इसमें से गलत बताना है। अब देखो आप कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से सही है और एक कौन सा गलत है। अपन को गलत ऑप्शन का ही चॉइस करना है, यानी कि गलत ऑप्शन ही हमारा उत्तर माना जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर 2, मोहम्मद काजिम यानी कि मुंतखाब उल लुब्बाक। ये गलत है, बाकी 3 ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, तो गलत ही इसका उत्तर माना जाएगा। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? यानी कि बंगाल में जो वामपंथी महिलाएं थी 1942 में कौन सा ऐसा संगठन था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी? 1942 की बात हो रही है। तो संगठनों के मैं कुछ नाम बताता हूं, उसमें से आपको एक चॉइस करना है। पहला है महिला सुधारण समिति, दूसरा है महिला सुरक्षा समिति, तीसरा है महिला समाजवादी समिति और चौथा है महिला आरक्षण समिति। तो कौन सा आएगा इसमें? एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं।
बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 महिला सुरक्षा समिति, महिला सुधारण समिति, दूसरा है महिला सुरक्षा समिति, तीसरा है महिला समाजवादी समिति और चौथा है महिला आत्मरक्षण समिति। यानी कि ऑप्शन चौथा इसका आंसर आएगा महिला आत्मरक्षण समिति। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? यानी कांग्रेस ने, क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? यानी कि हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उसको आपको बताना है। तो मैं आपको लोकेशन जहां पर हुए उनका नाम बताता हूं। पहला लाहौर अधिवेशन, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा है मद्रास अधिवेशन और चौथा है लखनऊ अधिवेशन। यानी कि पहला है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन और तीसरा है मद्रास अधिवेशन, चौथा है लखनऊ अधिवेशन। तो किस में किया था? आपको ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आप टिक करिएगा। आपको मैं देता हूं 5 सेकंड। देखो उत्तर कुछ भी दो, गलत दो या सही दो, लेकिन उत्तर दो, उससे पता चलता है। अगर देखो सही दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा और गलत दिया तो सीखने को मिलेगा। आगे बात समझ। तो आप उत्तर दे सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी दोगे तो भी चलेगा और सही भी दोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप हमें उत्तर दोगे और इसका उत्तर मैं बताऊंगा। जैसे कि एक बार और मैं प्रश्न रिपीट करता हूं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन नंबर पहला आएगा लाहौर अधिवेशन। किसमें किया था? लाहौर अधिवेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि खुदाई खिदमतगार थे, उनको आम लोग कौन से नाम से जानते थे? प्रश्न क्या है? खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन है हरी कुर्ता वाले, दूसरा ऑप्शन है लाल कुर्ता वाले, तीसरा ऑप्शन है काले कुर्ते वाले और चौथा ऑप्शन है सफेद कुर्ता वाले। तो बताइए इसका उत्तर। यानी कि खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका क्या आंसर आएगा? हाँ, ये एक भाई का उत्तर बिल्कुल सही है, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये इनने उत्तर दिया है लाल कुर्ते वाले। तो हाँ, ये आंसर भी सही है, बिल्कुल लाल कुर्ता वालों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हमें जो मोहरें प्राप्त होती है निम्न में से किस धातु से बनी हुई थी, वो हमें बताना है। तो मैं कुछ 4 धातुओं के नाम बताता हूं, आप कंफर्म करिएगा। पहला चर्ट की बनी हुई थी, तांबा की बनी हुई थी। पहला चर्ट, दूसरा तांबा, तीसरा कांचली मिट्टी और चौथा है सेल कड़ी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मोहरें प्राप्त हो रही है वो मोहरें किस धातु से बनी हुई थी, वह हमें बताना है। तो बताइए, पहला चर्ट से बनी थी, दूसरा तांबे से बनी थी, तीसरा कांचली मिट्टी से बनी थी और चौथा है सेल कड़ी से बनी थी। किससे बनी थी? सर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें तो हमें तांबे की भी मिलती है और मिट्टी का भी बनी हुई कुछ चीजें मिलती है, सेल कड़ी की मिलती है। अरे दादा, एक ऑप्शन को आंसर देना है यार, तू तो 2-4 को आंसर दे रही हो। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा सेल कड़ी। यानी सेल कड़ी से निर्मित थी। अपने को 2-4 आंसर नहीं देना, अपने को सिर्फ एक आंसर देना है और एक आंसर से अपनी जय जयकार होगी। 2-4 आंसर दोगे तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो एक आंसर देना है अपने को। तो एक आंसर में क्या है? सेल कड़ी है नहीं? तो सेल कड़ी से बनी हुई थी।
ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार के दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्न में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया था? यानी कि जो मुगल बादशाह रहते थे वो क्या करते थे, अपने सैनिक जो सेनापति रहते थे, बड़े बड़े सैनिक या सेना नायक, उनको एक पताका देते थे, अपना एक राज्य की एक चिन्ह देते थे। जब युद्ध भूमि में वो जाते थे तो वो चिन्ह को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते थे। जैसे कि आपने रामायण महाभारत बहुत सारे युद्ध देखे हैं। जैसे रामायण का कोई सा आपने युद्ध देखा हो तो उसमें बड़ा सा सूर्य का चिन्ह बना हुआ आता है। जैसे महाभारत में देखे होंगे आपने, उनके झंडों पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ रहता था। किसी पे हनुमान जी का चिन्ह था, किसी पे चक्र का चिन्ह था, किसी पे क्या था। तो इस प्रकार की दंड पताकाएं रहती थी, जो अपने ध्वजा रहती थी उस पर वो चिन्ह बना हुआ रहता। तो अब यहां बताना है कि शाहजहां के समय कौन सा था। तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला था अमलक, दूसरा है छत्र तोक, तीसरा है तुमान तोक, और जिसके बाद में चौथा नंबर का है महामनसिब, यानी कि माही मनसिब। तो कौन सा आएगा इसमें? अमलक, छत्रलोक, तुमांतलोक और महामनसिब, कौन सा आएगा? बताओ जल्दी, कौन सा आएगा इसका आंसर? अमलक दे रहे हैं? अरे भैया अमलक थोड़ी है यार, आंसर दूसरा है, थोड़ा और लगाओ। अमन, अमन का आंसर सही है, वो दे रहा है महामनसिब। बिल्कुल हाँ भाई साहब, ये चौथा नंबर का जो ऑप्शन है इसका आंसर महामनसिब है, मतलब यही सही है। चौथा इसका आंसर बिल्कुल सही है, सही दिया भाई साहब ने। मुगलों के प्रसिद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? यानी कि मुगलों के प्रसिद्ध जो गोलाकार गुंबद बनाए गए पूर्वगामी को वास्तुशिल्प यानी कि वास्तुकला की किस शैली के रूप में पहचाना गया है? पहली है बीदर, दूसरी है गुलबर्ग, तीसरी है गोलकुंडा और चौथी है मांडू। तो किस में पहचाने गए हैं? बताइए हमें थोड़ा सा। मुगलों के किस में पहचाने गए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, चलो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं। निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना यानी बीरबल भवन तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित था? यानी कि निम्नलिखित में से, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल इबादत खाना बीरबल भवन तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास कहां पर स्थित था? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने फतेहपुर सीकरी, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लाहौर। बताइए कौन सा है? यानी कि इसमें चार चीजें बताई गई है, तानसेन, बीरबल और खाने खाना, तीन चीजें बताई गई है, कहां पर है स्थित है? आपके पास फिर 5 सेकंड में देता हूं, आप इसका आंसर करिएगा।
अजय भाई साहब आंसर दे रहे हैं इसमें आगरा। सही तो दो दादा, आगरा थोड़ी होगा। अमन, वापस अमन का आंसर है फतेहपुर सीकरी। हाँ बिल्कुल भाई साहब सही है, एकदम अच्छा अच्छा उत्तर दिया आपने, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना अकबर ने करवाई थी अपने जो गुरु है शेख सलीम चिश्ती की याद में, और यहाँ पर ही उन्होंने दीन इलाही धर्म के लिए एक सभागार की स्थापना करवाई, जहां पर वो शुक्रवार के दिन क्या करते थे, वो धर्म संसद लगाते थे, जिसमें अनेक धर्म के लोगों को वहां पर बुलाया जाता था, उन पर चर्चा परिचर्चा करते थे। तो इस प्रकार आज का ये अपना यहीं पर समाप्त तो होता है। और यकीनन आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आज अपना पहला लेक्चर है तो थोड़ा ऐसा ही मतलब फुल हमने पूरी एनर्जी हो सकता है नहीं लगाई हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन को आप आराम से 2x की स्पीड पे भी इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इन क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको क्या है अपने टेलीग्राम चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप क्लास भी नहीं देखना चाहते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप